गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। लास्ट क्लास जो थी उसके अंदर अपन ने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था, यानी रजस्त्राव चक्र अपन ने स्टार्ट किया था और उसको फिनिश किया था। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद ठीक है हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। ठीक है, तो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है आज वो है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। निषेचन, ठीक है। अब निषेचन की अगर अपन बात करें कि निषेचन होता क्या है, तो निषेचन का मतलब हो गया कि मेल और फीमेल यानी नर और मादा युग्मकों का जो संयोजन है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। और इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, इसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, तो निषेचन की अगर अपन डेफिनेशन देखें तो क्या होता है कि नर व मादा प्राक केंद्रकों का संयोजन। ठीक है, नर व मादा प्राक केंद्रकों का संयोजन क्या कहलाएगा, निषेचन कहलाएगा। और इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होगा, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होगा। द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होगा। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, सिनगैमी फर्टिलाइजेशन एंड निषेचन कहलाती है। अब निषेचन को अपन सिनगैमी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर प्लाज्मोगैमी भी होती है, इसमें कैरियोगैमी भी होती है और इसके अंदर एम्फीमिक्सिस वाला प्रोसीजर भी होता है। तो अपन ये देख लेते हैं कि ये क्या क्या होता है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें सबसे पहले सिनगैमी की, सिनगैमी, तो सिनगैमी का मतलब हो गया नर व मादा युग्मकों का संयोजन। नर व मादा युग्मकों का संयोजन, नर व मादा युग्मकों का संयोजन क्या कहलाएगा, सिनगैमी कहलाता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं प्लाज्मोगैमी की। प्लाज्मोगैमी की अगर अपन बात करें तो प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या हो गया कि नर व मादा युग्मकों के कोशिका द्रव्य का संयोजन। तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन, नर व मादा युग्मकों के कोशिका द्रव्य का संयोजन। ठीक है, फिर आता है आपके इसमें कैरियोगैमी। कैरियोगैमी और कैरियोगैमी का मतलब हो गया नर व मादा युग्मकों के प्राक केंद्रकों का संयोजन। नर व मादा युग्मकों के प्राक केंद्रकों का संयोजन, ये कहलाता है क्या, कैरियोगैमी। और अगर अपन बात करें एम्फीमिक्सिस की, एम्फीमिक्सिस को बोलते हैं उभय मिश्रण। तो इसमें क्या लिखेंगे कि नर व मादा युग्मकों के गुणसूत्रों का संयोजन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ कि नर व मादा युग्मकों के प्राक केंद्रकों के संयोजन से जब द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है
तब उस प्रक्रिया को बोलते हैं अपन निषेचन। निषेचन के अंदर होता है सिनगैमी नर व मादा युग्मकों का संयोजन, प्लाज्मोगैमी नर व मादा युग्मकों के कोशिका द्रव्य का संयोजन, कैरियोगैमी नर व मादा युग्मकों के प्राक केंद्रकों का संयोजन और एम्फीमिक्सिस नर व मादा युग्मकों के गुणसूत्रों का संयोजन। ठीक है, अब अपन को करना है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब की एम्पुला वाले भाग में, अंडवाहिनी के एम्पुला में। ठीक है, क्या होगा? निषेचन की क्रिया होगी। तो एम्पुला के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा? तो एम्पुला के अंदर होगा सेकेंडरी oocyte। तो मैंने यहां पर बनाया है सेकेंडरी oocyte। ये है सेकेंडरी oocyte और ये सेकेंडरी oocyte मेटाफेज सेकंड पर क्या है? अरेस्ट है। ठीक है, इसके चारों तरफ होता है जोना पेल्यूसिडा का आवरण। ये क्या है साहब? जोना पेल्यूसिडा का आवरण है। ठीक है, और इसके बाहर होता है कोरोना रेडिएटा। इसके बाहर क्या होता है? कोरोना रेडिएटा। ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कहां पे? एम्पुला वाले भाग में। ठीक है, और ये जो कोरोना रेडिएटा की सेल्स है वो आपस में एक एसिड द्वारा जुड़ी होती है, उसको बोलते हैं हाइलुरोनिक एसिड। ये देखो, ये इस तरीके से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर अपन ने बनाया है ओवा का, स्ट्रक्चर ऑफ ओवा। ठीक है, इसके अंदर ये वाली जो लेयर है ये है कोरोना रेडिएटा। ठीक है, ये है हाइलुरोनिक अम्ल, ये है जोना पेल्यूसिडा, ये है पेरी वेटेलाइन स्पेस, ये है उलेमा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। अब स्पर्म आएगा और इसको फर्टिलाइज करेगा, और ये मैंने बना दिया है स्पर्म। ये स्पर्म को क्या करना है? इसको फर्टिलाइज करना है। तो स्पर्म को यहां से लेकर और यहां तक का सफर कंप्लीट करना है। स्पर्म को यहां से लेकर और यहां तक का सफर कंप्लीट करना है। तो ये निम्न चरणों में से कंप्लीट होता है ये सफर। ठीक है, जिसमें पहला चरण अपन पढ़ेंगे इंसेमिनेशन। मैं आपको नाम लिखवा देता हूं चरणों के कि कौन कौन से चरण में कंप्लीट होता है। तो जो पहला चरण है निषेचन का वो है वीर्य सेचन। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं इंसेमिनेशन। ओके, दूसरे अगर अपन चरण की बात करते हैं तो वो है कैपिसिटेशन, योग्यता अर्जन। योग्यता अर्जन, कैपिसिटेशन। फिर है शुक्राणु का अंडे तक पहुंचना। शुक्राणु का अंडे तक पहुंचना, यानी अप्रोच ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द एग। ठीक है, जो चौथा चरण है उसका नाम है एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल क्रिया। पांचवा है
कॉर्टिकल क्रिया, ठीक है। छठा है आपके मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, यहाँ सॉरी मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर पढ़ेंगे यहाँ पे अपन, है ना। और सातवां है सिनगैमी यानी निषेचन। ये 7 चरण अपन को पढ़ने हैं निषेचन की क्रिया के अंदर कि कैसे कैसे होते हैं। तो पहला है वीर्यसेचन, दूसरा है योग्यता अर्जन, तीसरा है अंडाणु का शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, उसके बाद एक्रोसोमल क्रिया, कॉर्टिकल क्रिया, मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर और सिनगैमी, ये अपन को पढ़ना है डिटेल के अंदर, ठीक है। अपन एक एक करके अब अपन इसको डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब अपन बात कर रहे हैं इंसेमिनेशन की, ठीक है। तो सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं, इंसेमिनेशन की, ओके। तो पहला जो चरण है वो है इंसेमिनेशन। पहला चरण कौन सा है, वीर्यसेचन। इंसेमिनेशन, ठीक है। इंसेमिनेशन का मतलब हो गया कि स्पर्म को यानी शुक्राणुओं को पेनिस के द्वारा यानी शिशन के द्वारा मादा जनन तंत्र में क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। यानी मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस के द्वारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर इसको ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, वीर्य का, ठीक है। और कितना वीर्य होता है, कम से कम होता है 3 to 5 ml, या फिर आप बोल सकते हो 2.5 to 5 ml जो वीर्य है, ठीक है, उसका स्थानांतरण किया जाता है, उसका स्थानांतरण किया जाता है किसके द्वारा, शिशन द्वारा, ठीक है। किस में स्थानांतरण किया जाता है, मादा की योनि में, मादा की योनि में स्थानांतरित किया जाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है, वीर्यसेचन कहलाती है। यानी शुक्राणुओं का वीर्य के अंदर क्या उपस्थित होंगे, शुक्राणु उपस्थित होंगे, तो वीर्य को स्खलित कर दिया जाता है। वीर्य के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, शुक्राणु। तो 3 से 5 ml वीर्य का स्थानांतरण किया जाता है शिशन के द्वारा मादा की योनि के अंदर। ये क्रिया क्या कहलाती है, वीर्यसेचन कहलाती है। ये क्रिया क्या कहलाएगी साहब, वीर्यसेचन कहलाएगी, ठीक है। दूसरी अपन पढ़ते हैं, दूसरा जो चरण है वो है योग्यता अर्जन, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं कैपिसिटेशन। देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो शुक्राणु होता है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं मादा की गर्भाशय में जाने के बाद। मतलब कहाँ चले जाएंगे, योनि से गर्भाशय में चले जाएंगे, तो वहाँ पर शुक्राणु के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो पहला जो योग्यता अर्जन है, शुक्राणु को पहला मैच्योरेशन होता है एपिडिडाइमिस के अंदर, यानी नर का जो एपिडिडाइमिस है वहाँ पर मैच्योरेशन हो जाता है, और दूसरी बार होता है मादा की वेजाइना के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस आते हैं। तो योग्यता अर्जन के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे वो देख लेते हैं यहाँ पर, कि शुक्राणु के अंदर क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल का रिमूवल हो जाता है। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है शुक्राणु में, कोलेस्ट्रॉल का हटना, ठीक है, क्या हो जाता है शुक्राणु के अंदर कोलेस्ट्रॉल हट जाता है। दूसरी चीज यहां पर क्या होता है कि शुक्राणु के अंदर कैल्शियम प्लस यानी कैल्शियम जो आयंस है वो इनफ्लक्स होते हैं। कैल्शियम कहाँ पहुंचेगा, इन शुक्राणु में पहुंच जाएगा, इनफ्लक्स हो जाएगा। इनफ्लक्स का मतलब हो गया अंदर पहुंचना,
ठीक है, जिसकी वजह से इन शुक्राणु को क्या मिलेगा, मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कैपेसिटेशन के अंदर कि कैल्शियम प्लस प्लस जो है या कैल्शियम आयन जो है वो इनफ्लक्स हो रहे हैं कहां पर, शुक्राणु के अंदर, जिसकी वजह से शुक्राणु क्या दर्शा रहा है, गति दर्शा रहा है। तो इस क्रिया को अपन बोलते हैं योग्यता अर्जन, कि यहां पर शुक्राणु के अंदर निषेचन करने की क्षमता आ जाती है। शुक्राणु में निषेचन की क्षमता का आना योग्यता अर्जन कहलाता है। क्या कहलाएगा, योग्यता अर्जन कहलाएगा। कि स्पर्म एक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या हो रहा है योग्यता अर्जन में, ये सारी क्रिया कहां पर हो रही है, योनि के अंदर हो रही है। ये सारी क्रिया कहां पर हो रही है, योनि में, वेजाइना में हो रही है। ठीक है, ओके, तो यहां पर कोलेस्ट्रॉल हट रहा है। कोलेस्ट्रॉल हटने के बाद में कैल्शियम प्लस जो है या कैल्शियम आयन जो है वो इन्फ्लक्स हो रहा है शुक्राणु में, जिसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो शुक्राणु के अंदर कौन सी क्षमता का विकास हो रहा है, निषेचन की क्षमता का विकास हो रहा है। शुक्राणु जो है निषेचन कर सकता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, अब अपन बात करते हैं शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। ठीक है, जो तीसरा चरण है वो है शुक्राणु का अंडे तक पहुंचना। ठीक है, यानी अप्रोच ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द एग। ये तीसरा चरण। इसके अंदर क्या होगा, शुक्राणु योनि से गर्भाशय और गर्भाशय अंडवाहिनी तक पहुंच जाएगा। ये क्रिया कहलाती है शुक्राणु के अंडे तक पहुंचना। और ये जो क्रिया होती है वो कैसी होती है, कीमोटैक्सिस होती है, यानी ये रसायनुवर्तन गति दर्शाते हैं। यहाँ पे कौन सी गति दर्शाते हैं, रसायनुवर्तन गति। तो यहां पर ये क्रिया कैसी होती है, कीमोटैक्सिस प्रोसेस है ये, यानी रसायनुचलन प्रक्रिया है ये, रसायनुचलन प्रक्रिया है ये। ठीक है, यहां पर क्या होता है, देखो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है लिली। ठीक है, साइंटिस्ट क्या है जिनका नाम क्या है, लिली। लिली ने यह बताया कि अंडे की सतह पर एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजिंग। लिली ने बताया कि अंडे की सतह पर क्या पाया जाता है, एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है फर्टिलाइजिन। इसका नाम क्या है, फर्टिलाइजिन, जो एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। जो एक प्रकार का क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, और एक साइंटिस्ट थे बेलेन्स्की, और इन्होंने बताया कि शुक्राणु की सतह पर भी एक एंजाइम पाया जाता है। शुक्राणु की सतह पर भी एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है एंटी फर्टिलाइजिन। जिसका नाम क्या है, एंटी फर्टिलाइजिन, जो एक एसिडिक प्रोटीन है, अम्लीय प्रोटीन है। ठीक है, तो
लिली ने बताया कि अंडे की सतह पर तो क्या पाया जाता है, फर्टिलाइजिन पाया जाता है, और बैलेंस्की ने बताया कि शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिन पाया जाता है। ठीक है, और ये दोनों जो प्रोटीन्स होते हैं, ये दोनों जो प्रोटीन है वो क्या है, स्पेसिफिक प्रोटीन है, यानी इंट्रा स्पेसिफिक प्रोटीन है। ये दोनों कौन कौन से, फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन, दोनों इंट्रा स्पेसिफिक प्रोटीन है। इंट्रा स्पेसिफिक प्रोटीन का मतलब हो गया अंतर जातीय प्रोटीन है, यानी एक जाति का एंटी फर्टिलाइजिन उसी जाति के फर्टिलाइजिन से ही अट्रैक्ट होगा। ये ध्यान रखना कि अगर ह्यूमन का अंडा है तो वो ह्यूमन के स्पर्म को ही अट्रैक्ट करेगा और किसी दूसरे स्पर्म को अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अंडा जो शुक्राणु जो है वो टीमोटैक्सिस प्रोसेस के थ्रू कहाँ पहुंच गया, अंडे के पास, क्योंकि अंडे के पास क्या है, फर्टिलाइजिन, और शुक्राणु के पास क्या है, एंटी फर्टिलाइजिन। तो उस अंडे ने क्या किया, उस अंडे के पास क्या है, चारों तरफ फर्टिलाइजिन, और इसी फर्टिलाइजिन का एंटी फर्टिलाइजिन किसके पास है, शुक्राणु के पास, अट्रैक्ट हो गया। ठीक है, ये अट्रैक्ट हो गया इसकी तरफ, यानी शुक्राणु कहाँ पहुंच चुका है, अंडाणु के पास पहुंच चुका है। समझ में आ गया यहाँ तक, शुक्राणु कहाँ पहुंचा, अंडाणु के पास पहुंच चुका है। समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, एक विशेष प्रकार, मतलब एक जाति का अंडा उसी जाति के शुक्राणु को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है साहब, अब अपन को बात करना है एक्रोसोमल क्रिया का। अपन को क्या बात करना है, एक्रोसोमल क्रिया। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट है एक्रोसोमल क्रिया। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, देखो मैंने आपको बताया था कि शुक्राणु की सतह पर, शुक्राणु का जो शीर्ष भाग है उस पर क्या उपस्थित होता है, उस पर उपस्थित होता है एक्रोसोम। क्या उपस्थित होते हैं उसके ऊपर, एक्रोसोम, और उस एक्रोसोम के अंदर विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब इस एक्रोसोम को क्या करना है, स्पर्म को क्या करना है, अंडाणु तक पहुंचना है। पहुंचना है नहीं पहुंचना, यानी शुक्राणु को, यानी एक लड़के को एक लड़की तक पहुंचना है। तो एक लड़के को अगर लड़की तक पहुंचना है तो बहुत सारे बैरियर्स का सामना करना पड़ेगा, यानी उसके ससुर साहब भी आएंगे, उसकी सास भी आएगी, उसका भाई भी आएगा, तब जाके वो लड़की से मिल पाएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी oocyte है, ये लड़की है, ये क्या है, लड़की। इसके चारों तरफ होता है जोना पेल्यूसिडा, और उसके चारों तरफ होता है कोरोना रेडिएटा, और कोरोना रेडिएटा के बीच बीच में क्या होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, ये तो क्या है, कोरोना रेडिएटर के बीच में हाइलुरोनिक एसिड। तो इन सबको पार करके जाना है। ठीक है, इन सबको पार करके जाना है, कहां पर, लड़की के पास में जाना है। समझ में आ गया। तो देखो कैसे कैसे जाते हैं वो। ओके, तो देखो सबसे पहले एक्रोसोमल रिएक्शन करते हैं। तो एक्रोसोम के पास, एक्रोसोम को क्या करना है, बैरियर्स को पार करके जाना है यहां पर, यानी उसको क्या करना है, एक्रोसोमल क्रिया के अंदर क्या होता है कि एक्रोसोम में उपस्थित एंजाइम, एक्रोसोम में उपस्थित एंजाइम अंड झिल्ली को भेदते हैं। यह क्रिया एक्रोसोमल क्रिया कहलाती है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, एक्रोसोमल क्रिया कहलाती है। तो सबसे पहली जो बाधा है, वह जैसे ही लड़का जाएगा, दरवाजा खटखटाया तो ससुर जी आ गए। ठीक है, मनाना पड़ेगा नहीं मनाना पड़ेगा,
ठीक है, कि ससुर जी के हाथ पाँव जो भी है उनको जोड़ने पड़ेंगे। ऐसे नहीं माना तो दूसरे तरीके से मनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो बैरियर का इनको सामना करना पड़ता है वो रेजिस्टेंस बैरियर का नाम है हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, तो अपन यहां पर लिख देते हैं रेजिस्टेंस बैरियर और इधर लिख देते हैं एंजाइम, कि इनको भेदने के लिए कौन सा एंजाइम होता है एक्रोसोम के पास में। तो पहला जो है वो है हाइलुरोनिक एसिड और ये है आपके इस लड़के के ससुर साहब, शुक्राणु के ससुर साहब हैं। इनको भेदना है सबसे पहले। तो शुक्राणु के पास में कौन सा तीर है? शुक्राणु के पास है हाइलुरोनिडेज। शुक्राणु का जो एक्रोसोम है उसके पास है हाइलुरोनिडेज और ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम इस हाइलुरोनिक एसिड को खत्म कर देता है, यानी उसको भेद देता है। यानी लड़के ने ससुर जी का दिल जीत लिया है। ठीक है, अब क्या करना है? अब साहब लड़के के ससुर जी के बाद उसका आएगा भाई, बहन की रक्षा करने के लिए कि नहीं जाने दूंगा। ठीक है, हम नहीं जाने दूंगा। तो वो भाई क्या है? वो भाई काम करेगा किसकी तरह? कोरोना रेडिएटा की तरह। यानी इस झिल्ली को भी भेदना है शुक्राणु को, और इस झिल्ली को भेदने के लिए शुक्राणु के एक्रोसोम के पास एंजाइम होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। उसके पास कौन सा एंजाइम होता है? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और इसको अपन CPE भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। भाई को भी उसने डिशम मार दिया। ठीक है, मारा नहीं है भाई, मतलब उसका दिल जीत लिया भाई का, भेद दिया कोरोना रेडिएटा को भी। सच्चा प्यार जो है कुछ भी करवा सकता है। ठीक है, तीसरी चीज अगर अपन देखें तो तीसरा जो बैरियर आएगा वो आएगा लड़की की मम्मी, लड़की की मम्मी, और उसका नाम है जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, और इस जोना पेल्यूसिडा को भी भेदेगा शुक्राणु, और किस तरीके से भेदेगा? एक्रोसीन एंजाइम से। तो उसके पास कौन सा एंजाइम है? एक्रोसीन एंजाइम है। तो उसने जोना पेल्यूसिडा को भी भेद दिया, यानी मम्मी तो जो है वो जल्दी से मान जाती है। ठीक है, एक्रोसीन लगाया, मम्मी पिघली, शुक्राणु अंदर। अब शुक्राणु को पहुंचना है किसके पास? लड़की के पास। तो लड़की के पास पहुंचने से पहले उसको एक दरवाजा खटखटाना होगा, और वो दरवाजा कौन सा है? उलेमा। कौन सा है साहब? उलेमा। और उलेमा को खटखटाने के लिए, यानी इसको तोड़ने के लिए, दया दरवाजा तोड़, शुक्राणु दरवाजा तोड़, उसके लिए एक एंजाइम होता है एक्रोसोम के पास जिसका नाम है डिसइंटीग्रिटिन एंजाइम। डिसइंटीग्रीन पेप्टाइड, डिसइंटीग्रीन पेप्टाइड्स ये होते हैं जो क्या कर देते हैं? उलेमा को भी बर्स्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक्रोसोमल क्रिया कहलाती है। यानी शुक्राणु जो है वो 4 प्रकार के बैरियर का सामना करता है, 4 प्रकार के विरोध होते हैं उसके पास में, और उनको भेदता हुआ वो कहाँ चला जाता है? अंदर की तरफ चला जाता है। तो ये पहला है हाइलुरोनिक एसिड। तो एक्रोसोम के पास में क्या होगा? हाइलुरोनिडेज। फिर कोरोना रेडिएटा को भेदेगा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम के थ्रू, फिर जोना पेल्यूसिडा को भेदेगा एक्रोसीन के थ्रू, फिर उलेमा को भेदेगा डिसइंटीग्रीन पेप्टाइड के थ्रू। तो ये कंप्लीट हो जाती है आपके क्या? एक्रोसोमल क्रिया। ठीक है, अब एक लड़का पहुंच चुका है अंदर की तरफ, ठीक है, दूसरा लड़का भी पीछे पड़ा हुआ है उसके, लेकिन दूसरे लड़के को रोकना है क्योंकि इस लड़के ने सबका दिल जीता है। तो उस लड़के को, यानी और भी जो लड़के आ रहे हैं, यानी और भी जो शुक्राणु आ रहे हैं, उनको रोकना पड़ेगा या नहीं रोकना पड़ेगा? बिल्कुल रोकना पड़ेगा। तो यहां पर होती है नेक्स्ट प्रोसीजर जिसको अपन बोलते हैं, अगला प्रोसीजर क्या है? कॉर्टिकल रिएक्शन। अगला प्रोसीजर क्या है? कॉर्टिकल रिएक्शन या फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन। अब वहां पर क्या होगा, कैसे होगा वो अपन देखेंगे। यहां तक आप उतारो, फिर इसका चौथा पॉइंट अपन पढ़ते हैं। ठीक है,
इसको उतार लो आप फटाफट से। ओके, ओके। तो अपना चौथा चरण है कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल क्रिया या फिर आप बोल सकते हो निषेचन झिल्ली का निर्माण, निषेचन झिल्ली का निर्माण। ठीक है, देखो अब यहां पर क्या होता है, ठीक है, कि शुक्राणु एक शुक्राणु क्या हो चुका है, अंडे की ऊलेमा तक पहुंच चुका है। अब अपन को क्या करना है, दूसरे शुक्राणुओं को रोकना है। ठीक है, तो देखो यहां पर अपन अंडे की झिल्ली बनाते हैं, यह है ऊलेमा, ये क्या है, ऊलेमा है। ठीक है, और इसके बाहर कौन सी लेयर होती है, जोना पेल्यूसिडा। ये कौन सी है, जेड पी को मैं लिख रहा हूं जोना पेल्यूसिडा। और यहां पर होते हैं रिसेप्टर जो शुक्राणु को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये है रिसेप्टर, इन रिसेप्टर को बोलते हैं अपन ZP3 रिसेप्टर, जो शुक्राणु को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। तो यहां पर शुक्राणु आ चुका है, देखो आ गया नहीं आ गया शुक्राणु। अब शुक्राणु जैसे ही आएगा तब यहां पर ये ऊलेमा जो है एक कोन बनाएगी, उस कोन को बोलते हैं अपन रिसेप्शन कोन। ठीक है, अगला स्टेप देखो, ये है ऊलेमा, और ऊलेमा ने क्या कर लिया है, एक कोन बनाया है। ठीक है, और ये है जोना पेल्यूसिडा। इस जोना पेल्यूसिडा को भेदते हुए शुक्राणु कहां आ चुका है, अंदर आ चुका है। आया या नहीं आया, तो इस ऊलेमा ने क्या किया है, उस ऊलेमा ने कोन डेवलप किया है। इस कोन को अपन बोलते हैं रिसेप्शन कोन। ठीक है, इस कोन को अपन बोलेंगे रिसेप्शन कोन। और इस रिसेप्शन कोन का बनना ये इंडिकेट करता है कि एग जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। जैसे ही दरवाजा टूटेगा लड़की को पता चल गया कि लड़का आ गया है, वो सजने संवरने लग जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे ही रिसेप्शन कोन बन रहा है, ठीक है, वैसे ही अंडा क्या हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। तो रिसेप्शन कोन का बनना क्या इंडिकेट करता है कि एग क्या हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। एग क्या हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। समझ में आ गया। अब यहां पर दूसरे लड़के को आने से रोकना है। यहां पर क्या करना है, दूसरे शुक्राणु की एंट्री को रोकना है। ठीक है, तो करें कि किस तरीके से रोकेंगे। यहां पर शुक्राणु अंदर आ चुका है, एंटर कर चुका है। अब अपन को करना है ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। ठीक है, पॉलीस्पर्मी, इसको देखो आप सबसे पहले कि पॉलीस्पर्मी क्या होता है। ये क्या होता है, पॉलीस्पर्मी का मतलब हो गया कि एक से अधिक शुक्राणु क्या कर सके, फर्टिलाइज कर सके। यानी एक अंडे को एक ही शुक्राणु फर्टिलाइज करता है। ठीक है, एक अंडे को एक ही शुक्राणु क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, यानी इसको बोलेंगे अपन मोनोस्पर्मी। और पॉलीस्पर्मी का मतलब हो गया कि एक अंडे को बहुत सारे शुक्राणु क्या कर सके, फर्टिलाइज कर सके। लेकिन इसको रोकना है अपन को, तो ये ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी करना है अपन को, यानी उस लड़की के और लड़के के बीच में कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। इसके लिए अपन को बहुत सारे सिस्टम वहां पे क्रिएट करने पड़ेंगे। दूसरा लड़का एंटर नहीं होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे अपन, ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, यानी दूसरा शुक्राणु एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाए। तो इसके दो तरीके होते हैं। ठीक है, तो इस पॉलीस्पर्मी का मतलब ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी यानी ब्लॉक अदर स्पर्म फॉर फर्टिलाइजेशन। तो दो तरीके हैं इसके।
पॉलीस्पर्मी के। पहला तरीका है फास्ट ब्लॉक, यानी तेजी से ब्लॉक कर दिया जाए, और एक तरीका है स्लो ब्लॉक। ठीक है, तो देखो फास्ट ब्लॉक के अंदर क्या होता है, मैंने यहां पर बनाया है उलेमा। ये देखो उलेमा है ना, ये है उलेमा। ठीक है, उलेमा के अंदर की तरफ चार्ज होता है कौन सा, अंदर की तरफ चार्ज होता है नेगेटिव, यानी यहां पर तो चार्ज होगा नेगेटिव, और बाहर की तरफ चार्ज होता है पॉजिटिव। ये नेगेटिव चार्ज होता है और यहां पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, जैसे ही यहां पर स्पर्म आएगा, जैसे ही एक स्पर्म टकराया उलेमा से, तो क्या होगा, यहां पर जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और चेंज होने की वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज तो आ जाएगा बाहर और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अंदर। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो गया। जैसे स्पर्म ने टच किया वैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहां पे क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, यानी यहां पर चार्ज हो गया नेगेटिव, वो तो आ गया बाहर, और पॉजिटिव चार्ज हो गया, वो हो गया अंदर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन फास्ट ब्लॉक। अब यहां पर दूसरा स्पर्म इसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव। लेकिन यहां पर क्या हो गया, मेम्ब्रेन पोटेंशियल ही चेंज हो गया। अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो गया तो यहां पर क्या दूसरा स्पर्म आ पाएगा क्या, ये वाली कंडीशन में आता है स्पर्म, तो ये वाली कंडीशन में थोड़ी आएगा। ठीक है, तो दूसरा स्पर्म नहीं आ पाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर ये जो फास्ट ब्लॉक होता है ये होता है अस्थाई, क्योंकि मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता रहता है, तो ये कैसा है, अस्थाई है। ठीक है, इसलिए फीमेल के अंदर क्या होता है, एक स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी और होता है, यानी स्लो तरीके से भी अपन क्या कर सकते हैं, पॉलीस्पर्मी कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखो क्या होता है, यह है उलेमा, ये क्या है, उलेमा है, और उलेमा के अंदर ये होते हैं कॉर्टिकल कण। ये क्या होते हैं, कॉर्टिकल के कण होते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल बोलते हैं इनको, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। ठीक है, यानी कॉर्टिकल के कण, और इनके अंदर भरा हुआ होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड। इनके अंदर क्या भरा हुआ होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, जैसे ही स्पर्म ने उलेमा को टच किया, जैसे स्पर्म ने क्या किया, उलेमा को टच किया, तो क्या होगा, कैल्शियम गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे। तो क्या होगा, कैल्शियम गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से कैल्शियम कहां चला जाएगा, अंदर की तरफ, जिसकी वजह से कैल्शियम कहां चला गया, अंदर की तरफ, यानी कैल्शियम क्या हो गया, इन्फ्लक्स हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, कैल्शियम इन्फ्लक्स हो गया, और इन्फ्लक्स होने की वजह से ये कॉर्टिकल जो ग्रेन्यूल है इनका हो जाएगा एक्सोसाइटोसिस। तो यहां पर हो गया कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, यानी यहां के अंदर जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड है वो आ जाएंगे बाहर। तो अगर अपन नेक्स्ट डायग्राम देखें तो देखो ये इस तरीके से हो जाएगा, ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड आ गए बाहर। ठीक है, और बाहर कहां पर आए, प्री पेटालाइन स्पेस के अंदर आ गए, और ये कहलाएगी निषेचन झिल्ली। ठीक है, तो स्पर्म एक तो यहां पहुंच चुका था अपना, ठीक है, लेकिन जो दूसरे स्पर्म है वो यहीं रह जाएंगे।
आ ही नहीं पाएंगे। तो एक ही स्पर्म अंदर पहुंच पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? तो देखो क्या हुआ कि स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी के अंदर क्या हुआ कि जैसे ही एक शुक्राणु उलेमा को टच करता है तब शुक्राणु के इसमें अंडे के अंदर कैल्शियम गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम आयन अंदर की तरफ चले जाएंगे। कैल्शियम आयन अंदर की तरफ जाने की वजह से कॉर्टिकल गैल्यून फट जाएंगे और इनके अंदर जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड भरा है वो पेरीमेटालाइन स्पेस के अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से एक निषेचन झिल्ली का निर्माण होगा और ये निषेचन झिल्ली दूसरे शुक्राणुओं को अंदर आने से रोकेगी। दूसरे शुक्राणुओं को क्या होगी? अंदर आने से रोकेगी। ठीक है, तो नो अदर स्पर्म कैन फर्टिलाइज ओवा, दूसरा स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो ये है ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी और इसी को बोलते हैं अपन कॉर्टिकल रिएक्शन और निषेचन झिल्ली का निर्माण। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? उतारो, फिर आगे पढ़ते हैं अगला फैक्टर। ओके, तो अगला फैक्टर पढ़ते हैं अपन। पांचवा चरण, पांचवा चरण है मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। पांचवा नहीं, छठा है ना? मैच्योरेशन पांचवा ये प्रमोटिंग फैक्टर। MPF। ठीक है, मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर पढ़ते हैं यहां पर। तो देखो यहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन और बिफोर फर्टिलाइजेशन दोनों की बात कर लेते हैं ना। पूर्व निषेचन और निषेचन के बाद मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी oocyte जो है ना वो अरेस्ट होता है, अरेस्ट हुआ होता है। ठीक है, कहां पर? मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट हुआ होता है और जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, तब ये कंप्लीट हो जाता है किसमें? ओवम में और सेकंड पोलर बॉडी में। ठीक है, तो निषेचन से पहले ये अरेस्ट होता है। अब ये अरेस्ट क्यों होता है? तो यहां पर अपन लिख सकते हैं सेकेंडरी oocyte अरेस्ट इन मेटाफेज सेकंड। ठीक है, सेकेंडरी oocyte अरेस्ट होता है मेटाफेज सेकंड में। क्या निषेचन के बाद ये अरेस्ट होगा? नहीं होगा। यहां पर मियोसिस सेकंड क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। यहां पर क्या होगा? मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, पूर्व निषेचन से पहले अगर अपन बात करें तो ये मेटाफेज में अरेस्ट क्यों होता है? क्योंकि यहां पर MPF यानी मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर बनते हैं। यहां पर क्या होगा? मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर क्या होंगे? बनेंगे। और जैसे ही निषेचन हो जाएगा ये फैक्टर बनना बंद हो जाएंगे, इसलिए अरेस्ट नहीं होगा और मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन बात करें यहां पे, यहां पर एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स जिसको अपन बोलते हैं APC नहीं बनते हैं। अगर APC नहीं बनेगा तो मेटाफेज के अंदर ही रहेगा और यहाँ पर APC बन जाते हैं तो ये क्या हो जाता है? यहाँ पर आने से मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, सॉरी मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाता है और क्या बन जाता है? ओवम बन जाता है। क्या बन जाएगा? ओवम बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। यहाँ पर क्या हुआ है? निषेचन से पहले सेकेंडरी oocyte जो है वो अरेस्ट था मेटाफेज सेकंड में। क्यों अरेस्ट था? क्योंकि निषेचन से पहले MPF बन रहा था, यानी मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर बन रहा था और एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा था, इसलिए अरेस्ट था। लेकिन जैसे ही निषेचन हुआ तो मियोसिस फर्स्ट हो गया कंप्लीट, सॉरी मियोसिस सेकंड हो गया कंप्लीट। ठीक है, मियोसिस सेकंड के कंप्लीट होने से मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर तो हो गए कम,
मतलब बंद हो गए, बनना ही बंद हो गए। और एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स हो गया एक्टिवेट, ठीक है, जिसकी वजह से मियोसिस सेकंड हो गया कंप्लीट। और किसका निर्माण हो गया? ओवम का निर्माण हो गया। और ये ओवम कैसा है? एन है बेटा, ये ओवम कैसा है? एन। अब अपन बात करेंगे सिनगैमी की, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte जो अरेस्ट था मेटाफेज सेकंड के अंदर, ठीक है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, जैसे ही एंट्री हुई स्पर्म की, एंट्री ऑफ स्पर्म, जैसे ही एंट्री हुई तो मियोसिस सेकंड हो गया कंप्लीट। मियोसिस सेकंड क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, जिससे दो स्ट्रक्चर बने। एक स्ट्रक्चर तो बना सेकंड पोलर बॉडी, ये आगे जाके डीजनरेट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है। और दूसरा स्ट्रक्चर बनता है ऊटिड। ऊटिड कैसा होगा? एन, ठीक है। भाई आप बोल रहे हो कि सर स्पर्म की भी एंट्री हो गई, एग तो खुद भी एन था और स्पर्म भी एन था, तो फिर ये एन क्यों लिखा? ये ऐसा होता है बेटा कि ये है ऊटिड। ऊटिड में ये तो है एग का न्यूक्लियस, इसको तो बोलेंगे एग प्रोन्यूक्लियाई, ठीक है। और ये है स्पर्म का न्यूक्लियस, स्पर्म प्रोन्यूक्लियाई, ठीक है। लेकिन ये दोनों आपस में फ्यूज नहीं हुए हैं, इन दोनों का आपस में समेकन नहीं हुआ है, तो ये संरचना है। यानी बेटा सगाई हुई है, शादी नहीं हुई है, ध्यान रखना। सगाई हुई है, शादी नहीं हुई, अभी भी अलग अलग हैं वो, ठीक है। सगाई हुई है सिर्फ, शादी नहीं हुई है, ठीक है। तो यहां पर ये एन, ये एन, तो स्ट्रक्चर क्या हो गई? एन। ये स्ट्रक्चर है ऊटिड की, क्लियर। अब क्या होगा? अब होगा सिनगैमी यानी फर्टिलाइजेशन, और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। तो अगला चरण क्या है? सिनगैमी। तो अगला चरण क्या है? सिनगैमी, लास्ट स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहां पर क्या होगा? ये ऊटिड था, ये मेल प्रोन्यूक्लियाई, ये फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, और ये दोनों आपस में जाके क्या हो गए? समेकित हो गए, और यही क्या कहलाएगा? जाइगोट, जिसको बोलते हैं 2n। और ये कैसी स्ट्रक्चर होती है? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, और यही क्रिया कहलाती है सिनगैमी, यानी मेल प्रोन्यूक्लियाई और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई का आपस में संयोजन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है। यह क्रिया कहलाती है निषेचन। तो यहां पर क्या होगा? मेल का प्राक केंद्रक मादा के प्राक केंद्रक के साथ संयोजित हो जाएगा, ठीक है। ये भी एन है, और इसके फलस्वरूप बनेगा युग्मनज। यह क्रिया कहलाती है सिनगैमी, फर्टिलाइजेशन निषेचन। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जाइगोट बन चुका है। अब जाइगोट के बाद अपन पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी जाइगोट से भ्रूण कैसे बनेगा, ठीक है। तो 2 या 3 लेक्चर और हैं, उसके बाद ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, और अपना जो रिमेनिंग चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, उसको अपन कंप्लीट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लेना। एक ट्विंस का और बच रहा है यहाँ पे, जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं वो अपन देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।